कंडीशन क्या है कि आर सी जो है लेस देन आर बाई टू है। तो पहला केस में क्या कह रहा है वो, पहले केस में कह रहा है कि सबको क्या करो, सीरीज में लगा दो, सारे आइडेंटिकल है ना। तो उसमें मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए और बी सेम ऑप्शन है एक तरह से, लेकिन उसमें कौन मैक्सिमम देगा उसके बारे में बात करनी है अपने को यहाँ। तो क्या करेंगे दरअसल इसमें कि सबको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं पहले। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है। ओके, इसका अपना रेजिस्टेंस है आर सी, इसका भी आर सी। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज की बात करने का मतलब है कि हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट की बात करेंगे। तभी तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज की हम लोग बात करना है। तो मैंने मान लिया कि ये V1 है, मान लो। ओके, ये अपने पास में V1 है। तो V1 क्या हो जाएगा यहाँ, V1 इक्वल टू हो जाएगा IGF RC प्लस RC प्लस ये 2R हो गया, यानी V1 इक्वल टू हो गया IGF तो हो जाएगा 2RC प्लस 2R। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। ये पहला, अभी आंसर ये नहीं कह सकता हूँ मैं, बी पर चलता हूँ। बी में कह रहा मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू रेजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी ऐसा, in series and the second galvanometer is connected to in parallel to the first galvanometer। यानी इसका मतलब इसकी कह रहा है तो ये मैक्सिमम रेंज, यानी यहाँ भी इन दोनों पॉइंट के बीच में देखेंगे, मैंने मान लिया कि ये V2 है, लेकिन इसमें भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करने जाना चाहिए IGF, इसमें भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करने जाना चाहिए IGF। ओके, तो अब इस केस में इसका मतलब है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2IGF आ रहा है। अब अपने को चाहिए V2, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों, ये भी आर है, ये भी आर है, तो हमारे पास हो जाएगा 2IGF इंटू 2R प्लस इन दोनों का, क्योंकि इसका RC है इसका भी RC है, तो ये मिला के क्या हो जाएगा यहाँ IGF इंटू RC बाई 2RC है ना, क्योंकि नेट करंट जो जा रहा है 2G ये जा रहा है हमारे पास में। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, इन दोनों को, ये दोनों किस में हैं, ये दोनों पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों से जो करंट जा रहा है वो तो ये जा रहा है, तो हमारे पास कितना हो गया देखो यहाँ से, तो ये हो गया 4IGF इंटू आर प्लस IGF इंटू आर। ओके, तो मैंने मान लिया ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने ऐसे मान लिया कि इफ V2 ग्रेटर देन V1 है, मान लिया हमने V2 ग्रेटर देन V1 है, क्या हमारे पास में, तो रख देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा 4IGF इंटू आर प्लस IGF इंटू आर ग्रेटर देन V1। V1 कितना हमारे पास में, तो IGF 2RC प्लस 2R। तो आप देख रहे हो कि IG से तो IG चला गया है ना, RC आएगा ना, हाँ जी ये RC है ना, ये RC है। ओके, यही था, तो 4R प्लस RC ग्रेटर देन 2RC प्लस 2R। तो इधर गया तो कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया 2R ग्रेटर देन, और ये हो गया RC। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या मिल गया, R ग्रेटर देन RC बाई 2 मिल गया। इसका मतलब ये तो हमारी कंडीशन ही थी, R है ना, क्या था कंडीशन देखो, क्योंकि R बाई 2 ग्रेटर देन RC है, यहाँ देखो R जो है RC बाई 2 से तो ज्यादा होगा, इस कंडीशन को देखो आप, R बाई 2 जो है RC से ज्यादा है, लेकिन यहाँ देखो R क्या है, RC बाई 2 से तो ज्यादा होना है कंफर्म है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ऑप्शन हमारा सही है।
तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास में सी, मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सी भी देख लेते हैं। कोई डाउट है किसी को? सर एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखाइए ना। अच्छा अच्छा, वैसे तो मैं नोट्स भेज दूंगा अब आपको, तो वैसे कर लो, लिख लो, वैसे नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर नोट्स तो मिल हाँ, जाएंगे आपको। क्लैरिफाई हो गया। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ तो मीन्स हो गया, आगे बढ़िए। हाँ तो ठीक है, तो नोट्स तो मैं भेज दूंगा आपको। तो अब यहाँ देखो सी में क्या हो रहा है, सबको पैरेलल लगा देंगे ये। तो अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है, सबको पैरेलल तो मैंने लगा दिया है ना? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम के लिए इसमें क्या होना चाहिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होना चाहिए, इसमें भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होना चाहिए। तो मान लो यहाँ से आई करंट आ रहा है, क्योंकि हमें आई का मैक्सिमम वैल्यू की बात करना है। तो ये आर है, ये भी आर है, ये आर सी है और ये भी आर सी है ना? अब इसमें कितना करंट जाएगा, तो दोनों में करंट सेम ही होगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ जो करंट जाएगा वो आई डैश है, तो इस वाले में भी आई डैश ही जाएगा। वो आई डैश में निकाल सकता हूँ कैसे, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है आई जी एफ इंटू आर सी। वही वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस भी होगा ना? हाँ सर। हरी बात समझ में? वही इसके अक्रॉस, यानी यहाँ हो जाएगा आई डैश इंटू आर। यानी आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, आई डैश की वैल्यू आ गई है आई जी एफ आर सी बाई आर, ये आई डैश आ गया। इसका मतलब है कि ये आई जो करंट आ रहा है वो कितना हुआ, आई जो करंट है वो हुआ हमारे पास में 2 IGF प्लस 2 I डैश हो गया, है ना? तो यहाँ रख देंगे, तो 2 IGF प्लस 2 इंटू 2 IGF आर सी बाई आर, ये हमारे पास में पहले वाले के केस में करंट आ गया। अभी इस इक्वेशन को मैं 3 मान लेता हूँ। अभी हमारे पास में डी ऑप्शन भी कनेक्टेड इन सीरीज, यानी ये कह रहा है कि इन दोनों को सीरीज में लगा दो। एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद बोथ द रेजिस्टर्स, मतलब ऐसा। तो ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, इसका मतलब इसमें करंट कितना जाना चाहिए, इसमें तो आईजीएफ जाना चाहिए। तो यहाँ जो करंट आ रहा हो मैंने मान लिया कि आई डबल डैश मान लो, है ना? क्या है, आई डबल डैश मान लेते हैं। तो इसमें जो करंट जा रहा है वो आई ट्रिपल डैश, और इसमें भी जो करंट होगा वो आई ट्रिपल डैश है। तो आप देख रहे हो कि इन तीनों, यानी इस पूरे के अक्रॉस अगर हम बात करें तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। यानी इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज होगा, जो भी वोल्टेज होगा वो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही यहाँ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आई जी एफ इंटू 2 RC, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई ट्रिपल डैश इंटू आर होना चाहिए। तो आई ट्रिपल डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो आई जी एफ 2 RC बाई आर आ गया। तो आई डबल डैश कितना हुआ, आई डबल डैश हुआ हमारे पास में आई जी एफ प्लस 2 I ट्रिपल डैश, इन वैल्यू को रख दो यहाँ। तो आई जी एफ प्लस 2 इंटू आई जी एफ 2 RC डिवाइडेड बाई आर, ये हमारे पास में आ गया आई डबल डैश। अब मैं कहता हूँ कि जो आई है वो आई मान लो आई डबल डैश से ज्यादा है, मान लेते हैं, है ना? तो मैंने मान लिया इफ आई डबल डैश ग्रेटर देन आई है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये कर दिया हमने। तो आई डबल डैश तो रख दो यहाँ। तो आई जी एफ प्लस 4 IGF आर सी बाई आर, है ना? और ये हमारे पास में ये ग्रेटर देन लेस देन होना चाहिए किससे, IGF 2 IGF से। एक मिनट यार, इसको ऐसे कर देता हूं। तो ये हमारे पास में, तो ये आना चाहिए हमारे पास में
IGF प्लस यानी हो जाएगा 4 IGF इंटू RC बाई R लेस देन, और ये I की वैल्यू कितना हमारे पास में यहाँ, I की वैल्यू हमने सी बी इसमें सॉरी C में क्या निकाला है, ये निकाला है ना। इस वाली वैल्यू को मैं रख दूंगा तो क्या मिला 2 IGF प्लस 2 IGF RC बाई R, है ना। तो आप देखो कि इस दोनों क्वांटिटी को कितना रह जाएगा 2 IGF RC बाई R, और इन दोनों को साथ में लेंगे फिर रह जाएगा IGF, तो IGF से IGF कट गया, तो आप देखोगे हमारे पास क्या गया RC लेस देन R बाई 2। ये पहली कंडीशन मिल रही है आपको, देखो जो मैंने यहाँ बताया था कि पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास में, ये वाली। इसका मतलब है कि ये फुलफिल हो रही है, इसका मतलब C सही है। उस केस में करंट क्या होगा इसका मतलब, क्योंकि कह रहा है ना I डबल डैश से ज़्यादा है, तो I डबल डैश से ज़्यादा होने का मतलब हुआ ये फुलफिल हो गया। यही था ना भाई, कहाँ गया, फिर से देख लो आप। ये इसका मतलब आंसर इसका क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया B एंड C। भाई क्लियर है ये कोई क्वेश्चन सबको? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, वैसे कॉन्सेप्ट पे ही था, गैलोनोमीटर और को कैसे अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, अमीटर को गैलोनोमीटर को कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे ख्याल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, 22 ये बाद में बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। में क्या कह रहा है, वैसे तो ये मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड में पूरा डिटेल में बात करूंगा, यहाँ तो मैं फॉर्मूले ही लेके चल रहा हूँ। तो फॉर्मूला दरअसल ये होता है NIAB इक्वल टू C इंटू थीटा। तो ये क्या कह रहा है, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर है 50 टन्स, यानी N क्या है यहाँ, नंबर ऑफ टर्न्स है, I क्या है, ये डिफ्लेक्शन करंट है, या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी हो सकता है। ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है। सी क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट है, और थीटा डिफ्लेक्शन है। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने को सब दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है। ये कह रहा है टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द वायर यानी सी दिया हुआ है। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द गैलोनोमीटर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकर्स इफ द कॉइल रोटेट्स बाय 0.2 रेडियन। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ अगर थीटा 0.02 रेडियन है तो इसका फुल स्केल यानी IGF हो जाएगा वो करंट। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैलोनोमीटर अपने को दिया है, द गैलोनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग करंट इन द रेंज 0 to 1 एम्पियर। ओके, तो फॉर दिस पर्पस अ शंट रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड इन पैरेलल टू द गैलोनोमीटर, द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस इन। तो देखो गैलोनोमीटर, ये जो मैंने लिखा है ये गैलोनोमीटर के लिए लिखा है, तो इससे अपने को इसका करंट मिल जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यहाँ से निकाल लेंगे, यानी IGF इक्वल टू होगा थीटा नॉट बाई NAB। ये अपने को दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अपने को IGF मिल गया। अब IGF मिल गया और इसका रेजिस्टेंस भी पता है, यानी ये जो गैलोनोमीटर है और ये शंट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो RG अपने को दिया है, कितना है 50 ओम दिया हुआ है। RG अपने को दिया है
50 ओम। तो ये जो करंट अपने को मेजर कर रहा है, यानी मैक्सिमम जो करंट यहाँ मेजर कर रहा है वो 1 एम्पियर है, क्योंकि 0 से 1 एम्पियर है। इसका मतलब इसमें जो करंट जाना चाहिए वो IGF जाना चाहिए। तो फिर इसमें कितना जाएगा, तो इसमें जाएगा 1 माइनस IGF जाएगा। ठीक है, ये लूप कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस IGF इंटू S माइनस ये हो जाएगा RG इंटू IGF इक्वल टू 0। बस हो गया। S इक्वल टू क्या हो गया, RG IGF डिवाइडेड बाई 1 माइनस IGF। IGF आपको पता ही है, वो यहाँ से निकाल लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। थीटा नॉट रेडियन में दे रखा 0.2 है। C अपने को दे रखा है ना, C कितना 10 टू पावर -4। A अपने को दे रखा 2 इंटू 10 टू पावर -4। N अपने को दे रखा 50। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो कह रही है मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाएंगे तुम्हारा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैसे क्वेश्चन वहीं पूछना चाहिए था, इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं क्यों, इसलिए इस बार हटा दिया नहीं इन्होंने, शायद ये क्वेश्चन हटा दिया होगा, पता नहीं, हटाना चाहिए था वैसे तो। क्लियर है भाई सबको, कोई हाँ दिक्कत सर। है इसमें, है ना। नहीं। अब है हमारे पास में नेक्स्ट, तो इसका पार्ट 2 कर लिया आप लोगों ने सबने। हाँ सर। हाँ सर। चलो पार्ट 2 में पूछो, तो फिर पार्ट 2 में पूछिए क्या क्या है। सर 8। एक मिनट रुको। हाँ 8 हो गया, और 9th 9 हो गया, और 13 14। जो भी है पूछ लो यार, 13 14। सर 7th। हाँ कौन सा और बताना है, 7th। 7। रेजो सर 15th 18th। 18 ना रेजो सर वाला, हाँ सर। इसमें नहीं है क्या वो रेजो सर वाला 18 ना। धन्यवाद। हाँ और बताओ। सर 15th 15 इसी का ना, रेजुलर वाला तो नहीं है ना। 9 और बताइए, हाँ बोलो। 9 हाँ 9 9 हो गया, फर्स्ट 9। हाँ फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट भी हो गया। 17 18। इसका ना 17 18। हाँ और बताओ, ठीक है। तो देखो एक टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही, इसका तो एक ही क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द 5 वोल्ट सोर्स विल बी, ये अपने को बताना है। तो ये तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, सीधा देख लो आप, देखो कैसे बन रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में ये यहाँ रेजिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस है। तो ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है। ये प्लस है माइनस, ये हमारे पास में 5 वोल्ट है। ओके, अब देखो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है। देखो यहाँ इस पॉइंट को मान लेते हैं ए है ना, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी है, और ये पॉइंट मान लेते हैं डी है, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी है। ठीक है, तो सर्किट देखो कैसे बन रहा है। इसको रीडो कर लेते हैं।
तो आप देख रहे हो कि ये ए, ये बी और ये डी और ये सी। तो ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओम है। ए और डी के बीच में कितना है? 5 ओम है। सी और डी के बीच में कितना है? 10 ओम है। सी और बी के बीच में कितना है? 20 ओम है। डी और बी के बीच में कितना है? 10 ओम है ना। और ये 5 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये 5 वोल्ट है। तो आप देखो ना, आ रहा ना 10/5 इक्वल टू 20/10। इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हटा दो, यानी इसका पोटेंशियल सेम हो गया ना, तो यानी ये वाला बेकार हो गया। तो यानी सर्किट कैसा हो गया? तो सर्किट हो गया हमारे पास में ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। ये पूछ रहा है कि बैटरी कितना करंट दे रही है, ये पूछ रहा है। ये प्लस और ये माइनस, ये 5 वोल्ट है ना। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, यानी ये करंट कितना दे। तो सिंपल सी बात है, ऊपर कितना हो गया? 30 हो गया। देखो नीचे कितना हो गया? 15 हो गया। इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 15, ये आर इक्विवेलेंट है। इसको आर ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 45, ये कितनी बार गया? 3, यानी 10 आ गया। इसका मतलब है ये ऐसा सर्किट हो गया। ये 5 वोल्ट हो गया और ये कितना आ गया? 10 ओम आ गया। तो करंट कितना चला जा रहा है यहाँ से? तो आ जाएगा 5 इक्वल टू 10 आई, यानी आई इक्वल टू आ गया 0.5 एम्पियर या 1/2। तो आंसर क्या हो गया इसका? 0.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 7th, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो हाँ सर। 7th में हमारे पास में ये सिस्टम दिया हुआ है, यानी ये मीटर ब्रिज है। तो ये हो गया हमारे पास में 55 ओम और ये हो गया हमारे पास में आर, ठीक है। और ये वायर हमारे पास में ए बी वायर है और यहाँ ये बैटरी दिया हुआ है, ये प्लस माइनस, ये वी नोट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ गैलोनोमीटर है और ये कितने पे जाके बैलेंस हो रहा है? 20 सेंटीमीटर पर। टोटल कितना है? 100 सेंटीमीटर है। Shown in the figure below is a meter bridge set up with a null deflection in the galvanometer. The value of unknown resistance अपने को बताना है। सीधी सी बात है कि इधर कितना रह गया है? ये 80 सेंटीमीटर रह गया है ना। ये तो सीधा सीधा आ गया 55/20 इक्वल टू R बाई 80 है ना। तो आप देखो इससे कितने बार गया? 4। तो R इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? 220 ओम आ गया, सीधा सीधा आ गया। क्लियर है भाई सबको? यही तो कॉन्सेप्ट था। नहीं सर, वो लेंथ नहीं दिया था तो वो कंफ्यूजन था बस मुझे। लेंथ तो मीटर ब्रिज दिया ना, तो मीटर ब्रिज दिया तो 1 मीटर होता है ना, बोला है ना, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। क्लियर है अब? ओके सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, कोई बात नहीं, पूछा तो आपने। क्वेश्चन नंबर 8, ये अपने को दिया हुआ है यहाँ, ये एक रेजिस्टेंस है और ये इधर हमारे पास में एक बैटरी दिया है और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 1 ओम। ये प्लस, ये माइनस, ये 2 वोल्ट है, ये 10 ओम है और ये P2 है, ये P1 है और यहाँ हमारे पास में ये प्लस, ये माइनस, ये 5 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस दिया 2 ओम है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये प्लस है और यहाँ ये माइनस है ना। तो इसका इक्विवेलेंट बैटरी बना लेते हैं। तो इसने पूछा करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट बैटरी मैं इसके हिसाब से बना रहा हूँ, यानी उसका EMF निकालूंगा मैं। तो 5/2 माइनस 2/1
डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। ओके, तो कितना आ गया हमारे पास में ये 2.5 माइनस, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, यानी ये हमारे पास कितना आ गया 1/3 वोल्ट आ गया। ओके, तो 1/3 वोल्ट आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ जो आएगा कितना हो जाएगा 2 × 1/3 यानी 2/3 ओम आ गया। तो हमारे पास सर्किट कैसा हो गया यहाँ देखो, तो सर्किट हो गया ऐसा। ये हमारे पास में P2 है, ये P1 है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है प्लस माइनस, ये 1/3 वोल्ट है और ये 2/3 ओम है। तो करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है P2 से P1 की तरफ, P2 से P1 की तरफ। कितना आ गया देखो, तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस आई। मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 10 = 0। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू निकालना, डायरेक्शन तो पता चली गई है, तो ऐसे करना था। एक मिनट, भाई आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन भी दिख रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट पास में क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है देखो, इसने कहा दो कंडक्टर है जिनका रेजिस्टेंस सेम है। तो ये आर है, ये आर है ना, ये आर नोट मान लेते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बट देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंसेस आर दिया। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट α1, इसका α2 दिया है। द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने को बताना है। ओके, तो इसका मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R1 है ना, इसका रेजिस्टेंस हो गया R2, और ये मान लो T डिग्री, यानी एक तरह से समझ लो डेल्टा T डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी टेम्परेचर चेंज हमने इतना किया। तो दोनों सीरीज की बात करेंगे पहले। तो सीरीज के केस में क्या हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट, तो RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, और R1 को क्या लिखोगे आप R0 1 प्लस α1 डेल्टा T, और इसको लिखोगे R0 1 प्लस α2 डेल्टा T। ओके, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा R0 प्लस R0 α1 डेल्टा T प्लस R0 प्लस R0 α2 डेल्टा T। तो ये हो गया हमारे पास में 2R0 प्लस, यहाँ से R0 ले लेंगे तो α1 प्लस α2 डेल्टा T भी बाहर ले लेंगे। अब यहाँ से 2R0 बाहर लेंगे क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं ना, तो 2R0 होना चाहिए। तो जाएगा 1 प्लस α1 प्लस α2/2 डेल्टा T। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब αS होना चाहिए या α1 प्लस α2/2 होना चाहिए। आगे बात समझ, क्योंकि 2R0 होने के बाद मालूम उसका टेम्परेचर चेंज किया हमने, तो ये इस तरह का बनेगा। ओके, तो यानी αS आ गया α1 प्लस α2। अब बात कर रहा सीरीज की, तो सीरीज में क्या होगा पैरेलल में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 यही है, या RP इक्वल टू होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ, ये हो जाएगा R0 1 प्लस α1 डेल्टा T, ये हो जाएगा R0 1 प्लस α2 डेल्टा T डिवाइडेड बाई R0 1 प्लस α1 डेल्टा T प्लस R0
1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ओके, तो ये पैरेलल का हो गया। अब इसमें पैरेलल में क्या होना चाहिए था, लेकिन आर नॉट बाई टू होगा ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे अभी यहाँ। तो आर नॉट से तो एक आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आर नॉट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर का, तो कितना होगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से आर नॉट ले लिया तो क्या मिला 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? और हाँ सर। आर पी इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये तो मैंने पहले बोला था कि ये इक्वेशन कब यूज करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन कब यूज करते हैं, जब अल्फा डेल्टा टी स्मॉल होता है काफी। इसका मतलब अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 है तो और भी स्मॉल हो गया, तो इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग आर नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, आप देख रहे हो कि 1 और ये 2, तो 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, R2 को बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा आर नॉट बाई 2 फॉर्म में ले जाना अपने को है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ क्या है, ये वैसे भी काफी स्मॉल है, तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो इस क्वांटिटी को ऊपर ले जाता हूँ मैं, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 डेल्टा टी टू पावर -1 ना, और हमें मालूम है कि ये लेस देन 1 है, तो -1 को अंदर ले लेंगे, तो हो जाएगा आर नॉट बाई 2 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि कितना हो जाएगा, तो आर नॉट बाई 2, ये हो गया हमारे पास में आर पी, तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 डेल्टा टी, फिर इसको करेंगे तो प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर बाई 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी तो और छोटी हो गई। अब इसमें देखो ये 1 है और ये हाफ है ना, ये वाली क्वांटिटी देखो आप हाफ है, इसका मतलब ये हो जाएगा आर नॉट बाई 2, आप मतलब समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 डेल्टा टी, देखो ये उसी फॉर्म में आ गया है ना। इसका मतलब है कि इसका जो अल्फा पी है वो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, तो अल्फा पी और अल्फा इस दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ। भाई बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 11 नहीं 1 हो गया, 11 नहीं 7 8 9 13, में क्या कह रहा देखो है, द सप्लाई वोल्टेज टू रूम इज 120 वोल्ट, द सप्लाई वोल्टेज टू रूम इज 120 वोल्ट। अब देखो रूम का टेम्परेचर, रूम का वोल्टेज इसने दिया हुआ है, यानी इसका मतलब रूम की बात कर रहा है, तो सब के सब क्या है इसका मतलब पैरेलल में। द रेजिस्टेंस ऑफ द जो लीड वायर्स होते हैं वो 6 ओम है, 60 watt bulb is already switched on, what is the decrease of voltage across the bulb when 240 watt heater is switched on in parallel to the bulb। तो देखो क्या सिचुएशन पहले समझ लेते हैं, ये बल्ब है और जो लीड वायर का उसका सारा का मिला के रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिया है, सारी बात समझ। और ये हमारे पास में कितना बता रहा है, ये 120 वोल्ट है, ये प्लस है माइनस, और इसका रेजिस्टेंस कितना ओम है 6 ओम है, और इसका रेटिंग क्या होगा 60 वोल्ट 120 वोल्ट, क्योंकि रूम का टेम्परेचर 120 वोल्ट, इसका मतलब उसी रेटिंग पे दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस निकालोगे आप बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा V स्क्वायर बाई पी ना, यानी 120 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 60,
तो हमारे पास आ जाएगा आर बी इक्वल टू 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 60, यानी कितना हो गया 240 ओम, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस अपने को मिल गया 240 ओम है। ओके, अभी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मैं निकाल सकता हूँ, है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो मिल जाएगा। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज across the bulb when this heater is switched on in parallel to the bulb। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पहले करंट निकाल लो, तो करंट तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 6। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैंने मान लिया है V1 है, तो V1 कितना हो जाएगा भाई 240 इंटू 120 डिवाइड बाई 246 वोल्ट। ये अभी का वोल्टेज है इसका, जब हमने हीटर नहीं लगाया इसके। ओके, तो ये तो आ जाएगा इस केस में वोल्टेज इसका। अब क्या कह रहा है, इसी के पैरेलल में हीटर लगा दे रहा है। ये हीटर हमने ऐसे लगा दिया और ये तो ऐसे सर्किट में ऐसा, तो ये 120 वोल्ट है, ये 6 ओम है। अब क्या होगा, यहाँ हीटर की पावर कितना दिया है इसने 240 वोल्ट दिया है ना। तो पहले हीटर का निकाल लेते हैं, तो 120 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 240 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 240, तो ये आ गया हमारे पास में 60 ओम। तो ये आ गया इसका बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, ये हो गया 60 ओम और इसका कितना था 240। ये भाई 240 था नहीं इसका। तो अब तो सॉल्व कर लो यार, क्या दिक्कत है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के तो हमारे पास में यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा 6 प्लस 240 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 300 ना। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 यानी 48 यानी 64 प्लस 6 प्लस 48, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो ये आ गया 54 ओम। 54 ओम तो टोटल आ गया, इसमें करंट कितना आ जाएगा, तो आई डैश तो 120 बाई 54 एम्पियर। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो उसके अक्रॉस ये कितना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में V2। तो V2 आ जाएगा हमारे पास में तो 48 इंटू 120 बाई 54। तो कह रहा डिक्रीज कितना कर गया, तो डिफरेंस निकाल लो। ठीक है ना, ये आंसर है, कर लोगे। डिफरेंस से आता है ना आंसर इसमें, व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज, तो ये आ जाएगा। तो पहले वाला क्या था, यहाँ V1 था, ये क्लियर है भाई सबको, या सॉल्व करके दिखाऊं पूरा, श्रेय आता है कि नहीं आता है इससे आंसर, आता है सर। है ना, तो कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये V1 V2, तो V1 माइनस V2 कर दिया तो इतना डिक्रीज कर गया वो। अब ये डिक्रीज क्यों किया, उसका रीजन क्या है, कौन बताएगा भाई, मेन रीजन क्या है इसका डिक्रीज करने का, इसका वो लीड जो वायर्स है ना उसकी वजह से। अगर वो रेजिस्टेंस 0 कर दो आप, तो अभी भी दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा 120 वोल्ट ही रहेगा, तो डिक्रीज ही नहीं करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा घरों में जब हम गीजर ऑन करते हैं तो जो बल्ब रहते हैं ना वो डिम हो जाते हैं थोड़े, क्यों हो जाते हैं, क्यों, वही रीजन है, क्योंकि जो वायर्स इसका मतलब उनमें रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई, आपने कभी गीजर ऑन करते हैं तो डिम हो जाता है बाकी बल्ब, तो होता ही है वो, क्योंकि समझ में आ रही बात मैंने क्या कहा, हाँ सर। बात समझ में आ रही है ना भाई सबको। तो ये भी हो गया भाई, 13 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में 14।
यार आप लोग सुन रहे हो या क्या कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी आप लोगों का। हम्म 14 में क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट 1 and statement 2 of the 4 choices given after the statement. Choose the one that best describe the two statements. Higher the range, greater is the resistance of emitter. ऐसा तो होता नहीं है। आपको याद है कि हमने अभी याद है आपको कि अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें सबके सब किस में थे? पैरेलल में थे। पैरेलल में होने से आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे समझो, मान लो जैसे 2 और 3 दोनों अगर पैरेलल में ना, तो इनका जो इक्विवेलेंट आता है ना, वो मालूम है 2 से कम आता है, यानी जो कम होता है उससे भी कम आता है। मान लो जैसे कि 3 रेजिस्टेंस है, कौन कौन से हैं? एक मान लो 100 है, एक मान लो 10 है और एक मान लो 1 है। मालूम है इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 से कम आता है जब पैरेलल में। तो आ रही बात समझ में? तो आप देख रहे हो इसका मतलब हायर द रेंज ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। ऐसा थोड़ी होता है, यानी जितना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा उसकी रेंज क्या होगी? बढ़ती जाएगी। उसका रीजन क्या है? देखो ऐसा क्यों हो रहा है। उसका रीजन ये है कि आप ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर है, तो अगर आपने यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगाया एस, और एक और आपने रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया एस डैश, और एस डैश मान लो एस से भी कम है, तो आप देखो कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? एस डैश से भी कम आएगा। तो ज्यादातर करंट यहाँ से पास होगा ना, तो इससे कम करंट जाएगा। तो जब तक इसका करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसकी रेंज बढ़ा सकते हो ना आप, क्योंकि जब तक फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसमें नहीं जाएगा तब तक आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हो। जितना रेजिस्टेंस आप इसका कम करते जाओ तो इसकी रेंज क्या होगी? यानी इस पूरे एमीटर की रेंज क्या होगी? बढ़ती जाती है। ये मतलब है, ठीक है? तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर एडिशनल शंट नीड्स टू बी यूज्ड। बिल्कुल सही है, बोल ही रहा हूं मैं तो। एस डैश जो कि इससे कम है वो लगा दो, और क्या होगा? एडिशनल शंट मतलब ऐसे पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? यानी ये रेंज जो है ना आई, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है 15। 15 में क्या कह रहा है? इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 50 बल्ब्स ऑफ। तो पहले तो क्या करेंगे? टोटल पावर निकालेंगे। तो टोटल पावर कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ बल्ब कितना है? 15, और हर एक की पावर कितना है? 40। तो टोटल पावर इसकी ये हो गई वॉट में। फिर P2 कितना है? 5 बल्ब्स ऑफ, तो 5 इंटू 100 वॉट, ये टोटल पावर इसकी हो गई। फिर 5 फैंस, तो P3, तो 5 फैंस इंटू टोटल पावर कितनी, यानी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो गया। फिर हमारे पास में 1 हीटर, तो P4, तो 1 इंटू कितना है? 1000 वॉट, ये हो गई टोटल पावर। ओके, अब टोटल पावर अगर ये हो गई है P, यानी P होगा समेशन PI, यानी I इक्वल टू 1 to 4। ये हमारे पास में टोटल पावर आ गई, और हमें मालूम है कि पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I। तो I करंट कितना हो जाएगा? यानी P बाई V, और V कितना बता रहा है? V बता रहा है हमारे पास में 220 वोल्ट। तो ये रेंज आ जाएगी आपके पास में। तो ये आ जाएगा, दरअसल सबको कैलकुलेट करेगा तो I की जो वैल्यू नो 11.76 एम्पेयर के आसपास आती है। यानी मिनिमम जो होगा, I मिनिमम की जो बात कर रहा है ना, तो वो हो जाएगा इसका 12 एम्पियर के आसपास, क्योंकि वही इसके नियरेस्ट जा रहा है। तो ये आंसर है, सॉल्व कर लीजिएगा। सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं है। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 17 और 18। 17 पे चलते हैं। A galvanometer having a coil resistance of 100 ohm, a galvanometer having coil resistance of 100 ohms, एक galvanometer है यहाँ, R जिसका दिया हुआ है 100 ओम है,
गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट ऑफ 1 एम्प, यानी इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर दिया इसने. The value of the resistance which can convert this galvanometer into ammeter giving full scale deflection current for 10 ampere. इसका मतलब ये ऐसा कह रहा है एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यानी ये जो करंट है दरअसल वो 10 एम्पियर आ रहा है, यानी ये आई है और उसके करस्पॉन्डिंग इसमें IGF जा रहा है और ये S है तो इसमें मतलब I माइनस IGF जा रहा है ना, और इसमें वापस से आई जा रहा है. तो ये हमारे पास में सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, लूप बना लो. तो ये आ जाएगा I माइनस IGF इंटू एस माइनस RG इंटू IGF इक्वल टू 0. सॉल्व कर लो, आपको सब दिया हुआ है, IGF दिया हुआ है, RG दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो आपको एस को निकालना है. तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो RG IGF डिवाइडेड बाई I माइनस IGF, तो यही इसका आंसर होगा. ये भी हो गया. नेक्स्ट हमारे पास में, ये क्लियर है ना भाई सबको? हाँ सर. सर नेक्स्ट है 18. में क्या कह रहा है देखो, इन द अबव सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस बताना है. तो कैसे करेंगे, तो ये माइनस ये प्लस, ये 2 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस 2 वोल्ट और ये 1 ओम है. ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है. ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये प्लस है माइनस, ये 2 वोल्ट है. ये ऐसा दिया. क्या करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 गया, तो I1 गया तो ये पूरा लूप देखते हैं ना हमेशा हम लोग, है ना. इस लूप के अकॉर्डिंग चलो, क्या लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट किया आपने मान लो, तो लिखोगे -2, फिर +2 प्लस I1, मान ले तो उधर करंट गया, इंटू 1 इक्वल टू 0, तो I1 क्या हो गया, 0 हो गया. तो I1 तो 0 आ गया भाई इसमें. दूसरा लूप ये बना लो, है ना. इसमें करंट मान लेते हैं I2 है, वो भी 0 आएगा, देख लो आप, है ना. फिर इसमें मान लो I3 है और वो भी 0 ही आएगा, देख लो आप. लूप बना बना के देख लो ना आप, क्या दिक्कत है. तो आंसर क्या हो गया इसका, तो 0 हो गया. इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, 0 एम्पियर. बस इतना ही करना था. ठीक है ना. बाकी के हो गए 21 हो गए, 21 22 23 सारे हो गए. हाँ 18 के बाद वाले सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो लग नहीं रहा मुझे हो गए होंगे. इतना आसान तो नहीं. आसान आसान क्वेश्चन तो मेरे से पूछ ले भाई, ईमानदारी से बताओ किया कि नहीं किया है. ये तो किया नहीं आपने, इसका मतलब आगे का करो भाई. रेजो सर का क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट वो बताता हूँ मैं आपको. सर का 17, हाँ रेजो सर का 17 भी, रेडियो सर में 17 भी बताना है. 17 7 या 17? 17. हम्म. सेवनटीन और 18 दोनों बताने हैं. चलो पहले 17 कर लेते हैं.
द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज ए बी, यानी एक हमारे पास में सर्किट है, और ये ऐसा दिया है यहाँ, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर एच, रियोस्टेट है, प्लस या माइनस ये 6 वोल्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर ए बी का रेजिस्टेंस अपने को दिया हुआ है यहाँ, इसको मान लेते हैं आर नोट है, जो कि 4 ओम है, विद अ सेल ऑफ ईएमएफ, और ई अपने को यहाँ दिया हुआ है, ये ए, ये बी है, ठीक है, और ये E इक्वल टू 0.5 वोल्ट है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, और इसको जो कि से यहाँ ऐसे टच कराएंगे तो ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। एंड रियोस्टेट रेजिस्टेंस ये भी दिया हुआ है अपने को 2 ओम है। The null point is obtained at some point J when the cell is replaced by another one of EMF E2. The same null point J is found for RH equal to 6 ohm. Then EMF E2 बताना है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो RH equal to 2 ohm है, उसके लिए बात कर रहा है। तो पहले इसमें बैलेंस पॉइंट अगर मिल रहा है ना, तो ये लेंथ मान लेते हैं कि एल है, जहाँ बैलेंस मिल रहा है, इसका मतलब इसमें तो करंट क्या कर रहा है, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आई नॉट, तो आई नॉट इधर से आ रहा है, और यहाँ से आता हुआ आई नॉट वापस इसमें जा रहा है आई नॉट, क्योंकि इधर तो करंट जीरो ही है, यानी इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं, इस ब्रांच में भी करंट क्या है, यहाँ जीरो ही है। तो हमारे पास में यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसमें आई नोट निकाल लेंगे। तो आई नोट सीधा लिख रहा हूँ, तो 6 बाई, क्योंकि ए बी का रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो कितना हो गया 6, हाँ 6 हो गया ना, मतलब लेकिन ये कितना है, मतलब 4 + 2, तो कितना आ गया 1 एम्पेयर आ गया। ओके, तो 1 एम्पेयर अगर आ गया है तो यहाँ का जो वोल्टेज वो किसके प्रोपोर्शनल है, E1 के, यानी इसका मतलब है कि 0.5। अब इसमें ध्यान रखना है, लेकिन करंट चेंज हो रहा है क्योंकि बाद में आई नॉट नहीं रहेगा वो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ये इसका रेजिस्टेंस, अच्छा इसकी लेंथ दिया है क्या अपने को, मीटर ब्रिज, सॉरी, हाँ, तो कितना हो गया, इसका मतलब ये 100 माइनस एल हो गया ना इधर का, तो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर का कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना है, 4/100 है, तो एल का कितना है, तो 4L/100 हो जाएगा ना, ये रेजिस्टेंस है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में जो E1 है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, I नॉट इंटू R1 मान लेते हैं इसको, यानी यहाँ का जो रेजिस्टेंस है ये मैंने मान लिया कि R1 है ना, तो E1 कितना दिया है इसने, 0.5 दिया है, ये आ जाएगा हमारे पास में 0.5 इक्वल टू I नॉट 1 दे रखा है, इंटू R1 4L/100 दिया हुआ है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में सेम लेंथ की बात कर रहा है, लेकिन अब इस केस में क्या क्या इसने ये E2 लिया, ये प्लस ये माइनस, लेंथ वही है, ये जो कि है ये यहीं जाके है, ये लेंथ L है, लेकिन अब इस वायर में क्योंकि रियोस्टेट कितना ले रहा है, यहाँ रियोस्टेट जो ले रहा है वो कितना ओम का ले रहा है, 6 ओम का ले रहा है, ये माइनस ये प्लस, ये 6 वोल्ट ही है, और ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज हो क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वही, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, अभी भी R1 हो गया, और R1 कितना आया था हमारे पास में, तो ये R1 था, है ना, ये कितना था हमारे पास में, R1 था, तो R1 अभी भी 4L/100 ही है, लेकिन अब इसमें जो करंट है वो I नॉट डैश है, I नॉट डैश कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6/10 आ जाएगा, क्योंकि 4 तो इसका है और 6 ही इसका है, तो ये आ गया हमारे पास में, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास में 6/10 इंटू R1, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, E2 होना चाहिए, तो हमारे पास 6/10 4L/100
और यहाँ देखो, यहाँ से वैल्यू 4, ये वैल्यू क्या रही, यहाँ से देखो 4L/100 की वैल्यू 0.5 है, कितना आ गया, तो आ गया 6/10 इंटू 0.5 यानी 3, यानी 0.3 वोल्ट आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0.3 वोल्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या रहा आंसर, बात समझ में आ गई भैया? तो इस केस में करंट भी चेंज करवा दिया उसने, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कर क्या रहे हैं इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर आगे चलो मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में 18। तो 18 का करते हैं भाई, कैसे करना है देखो, ये भी मीटर ब्रिज दिया है, और यहाँ इस तरह से ये वायर है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये R डैश है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस दिया है, एक मिनट रुको, और यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ ये जॉकी है। तो ये पॉइंट P यहाँ है, ये हमारे पास में A और ये B है। ये अपने को दिया इसने, ये मीटर में दिया, तो ये L मीटर है, तो फिर ये 1 - L है। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सो दैट इट्स वेरिएशन dr/dl ऑफ द रेजिस्टेंस इज वेरीज एज, यानी अपने को ऐसा दिया है, तो dr/dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√L। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ, dr/dl इक्वल टू K0/√L। K0 मैंने यहाँ कांस्टेंट लिया हुआ है, ये हमारे पास में। तो कह रहा है कि टू इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द गैल्वेनोमीटर हैज जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन जॉकी इज एट पॉइंट P, व्हाट इज द लेंथ ऑफ P बताना है, यानी L की वैल्यू अपने को बताना है। तो सीधी सी बात है, ये R डैश है, ये R डैश है, और ये R डैश है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा R1 और यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा R2, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि क्योंकि R डैश बाई R डैश इक्वल टू क्या हो गया, R1/R2, मतलब क्या हुआ, यानी R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए ना। अब मैं क्या करूंगा, AB का जो रेजिस्टेंस है, मैंने मान लिया कि RAB जो है वो R0 है, मान लो, क्या माना मैंने, R0 माना। तो मैं पहले ये रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो 0 से L तक वेरी कर रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, dr इक्वल टू K0/dl/√L। तो पहले मैं इसको इंडिकेट करूंगा 0 to L, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये R1 दे देगा। तुम्हारे मेरे पास ये कितना आ जाएगा, R0, और ये भी आपको मालूम है कितना आ जाता है, L टू पावर क्या मिलेगा यहाँ, -½ + 1 डिवाइड बाई -½ + 1 और 0 to L। तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 2 K0 और ये हो जाएगा √L, ये R1 आ गया। और अगर मैं इसी को R0 की बात करूं अगर मैं, तो इसको कहाँ से इंडिकेट करूंगा, 0 to 1 करूंगा ना, तो ये मेरे पास में टोटल आ जाएगा, तो K0
dl बाई रूट एल, ये कितना आ जाएगा, तो 2k0, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा रूट एल, तो हो गया 0 to 1। तो हमारे पास आ जाएगा दरअसल आर नॉट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, तो हो जाएगी 2k0, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। लेकिन इस केस में R2 क्या होगा, फिर R2 होगा R0 माइनस R1 ना, यानी 2k0 माइनस 2k0 रूट एल। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। कहाँ से आया है इक्वल, यहाँ से आया, यहाँ से दोनों क्या है, ये इक्वल है। तो कर दो, यहाँ लिख दो, तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास में, तो सिंस R2 इक्वल टू क्या है, यहाँ R1 है, तो 2k0 माइनस 2k0 रूट एल इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 2k0 रूट एल। तो ये तो चला गया, तो 1 माइनस रूट एल इक्वल टू रूट एल, तो 1 इक्वल टू 2 रूट एल। तो हमारे पास आ गया रूट एल इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, यानी एल इक्वल टू आ गया 1/4। 1/4 मतलब 0.25 मीटर आना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए 0.25। क्या दिया आंसर, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। भाई बात समझ में आ गई है कैसे क्या मैंने, हाँ सर। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ये था, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना था बस। आप ये नहीं ले सकते हो कि वहां से वहां ले ले, ऐसे नहीं। हाँ ले सकते हो वैसे, तो फिर वो लिखना पड़ेगा L to 1 तक जाना पड़ेगा, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका हो गया, और बाकी का जो बचा है भाई कर लो, फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। तो सोच रहा हूँ कि वो तो नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं आपको। तो जो बचे हो क्वेश्चन वो भी कर लो, है ना। ओके सर। सर आपने आज एनसीईआरटी डिस्कस करने बोला था। हाँ बोला था, तो नहीं किया था फिर आप लोगों ने, या इसलिए। सर, क्या है सर? यस सर। नहीं सर। नहीं नहीं, ये एक्सरसाइज 3 नहीं किया था क्या कुछ चक्कर में, किया है सर। किया था ना सबने। बस थोड़ा सा पढ़ा दो यार आज, क्योंकि काफी पिछली बार भी डिस्कशन में निकल गया पूरा टाइम। चलेगा, हाँ सर। हाँ सर। मेरा कैपेसिटेंस शुरू करते हैं ना। कैपेसिटेंस एंड कंडक्टर, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो देखो यहाँ हम कैपेसिटेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो ये समझना है कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है यहाँ, क्योंकि देखो क्या होता है, कोई भी जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर की अगर आप बात करते हो, तो उसकी चार्ज स्टोर करने की अपनी कैपेसिटी होती है, या एनर्जी स्टोर करने की अपनी कैपेसिटी होती है। ओके, तो जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की या एनर्जी स्टोर करने की, उसी को हम बोलते हैं यहाँ फिजिक्स में कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है। तो कैपेसिटेंस क्या है एक्चुअल में, इट इज द कैपेसिटी of a conductor to store the charge or electric energy। कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, लेकिन हर कंडक्टर की अपनी कैपेसिटी है, ठीक। तो पहले चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी, कहाँ तक एनर्जी स्टोर कर सकता है, कहाँ तक उस पर चार्ज स्टोर कर सकता है। तो मान लो जैसे कि ये कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ये प्लेट हो सकता है,
ठीक है, ये स्फेयर हो सकता है या एक सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये देखा गया कि जब भी किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो होता क्या है, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करते हो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। लेकिन ये सब एक कैपेसिटी है इसकी, अब उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में बात करेंगे आपको, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, या जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, और Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, यानी Q चार्ज है, V उस कंडक्टर का पोटेंशियल है, उन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा आपको। आपने मान लो 10 कूलम चार्ज दिया तो 10 कूलम के करस्पॉन्डिंग ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। 20 दिया तो उसके हिसाब से वहां पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसका मतलब लेकिन उन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर की अपनी जो कैपेसिटी है, यानी जो उसकी कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है, और वो किस बात पे डिपेंड करेगी अभी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है कि, एक मिनट है, तो क्या होगा कि जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, लेकिन उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये उसकी क्या क्या होगी, कैपेसिटी होगी, यानी उसकी उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी, सी होगी। ठीक, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, और ये किस किस बात पे डिपेंड करती है, किस बात पे डिपेंड नहीं करती, तो वो पॉइंट भी लिखा देता हूं। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी, इट डिपेंड्स अपॉन, ये सब बताऊंगा आपको मैं, है ना, आगे चल के, अभी तो लिखवा रहा हूं मैं। डिपेंड्स अपॉन दी शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, दूसरा it depends upon the medium या सराउंडिंग की हम बात करेंगे यहाँ। It depends upon the closeness of a conductor of another conductor। It depends upon the closeness of another conductor, यानी जिस कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उस कंडक्टर के पास अगर दूसरा कंडक्टर रखा तो उसकी क्लोजनेस पे भी ये डिपेंड करता है। ओके, उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, और ये किस किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, it does not depend upon the
charge and electric potential of the conductor. ठीक है, ये well, it does not depend upon the charge on the conductor and electric potential of the conductor, ये कहने का मतलब है मेरे यहाँ. ठीक है, तो ये हो गया एक, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा. It does not depend upon electric energy it does not depend upon the electric energy in electric field. It does not depend upon the electric energy in electric field due to the conductor. यानी कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी ये उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा. ओके, बाकी किस पर डिपेंड कर रहा है वो मैंने आपको पर पॉइंट लिखवा ही दिए हैं सारे, कि किस किस पॉइंट पर ये डिपेंड करेगा. जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको. ओके, अच्छा पहले इसमें आपको ये भी बताता हूँ 1 फैराड क्या होता है. तो 1 फैराड का मतलब है, मान लो जैसे कि ये कोई कंडक्टर है और इस पर मान लो हमने 1 कूलम चार्ज दिया और इसका मान लो इस पर 1 कूलम चार्ज है और इसका पोटेंशियल मान लो 1 वोल्ट हो जाता है. तो यानी Q बाई V इक्वल टू क्या है यहाँ C, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 फैराड. ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर को देते और उसका पोटेंशियल अगर मान लो 1 वोल्ट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस होगी उसको बोलते हैं 1 फैराड. यानी इसकी जो कैपेसिटेंस हो क्या होगी 1 फैराड होगी, ये ध्यान रखना है ना. सर इसका मतलब ये यूनिट है सर इसका? हाँ, ये इसका यूनिट भी है. यानी इसका जो SI यूनिट है वो क्या है, फैराड है ना. तो ये भी लिख लो, SI यूनिट क्या है इसका, इज फैराड. और फैराड क्या होता है, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड होता है. ओके, ओके अब सर. बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर. एक कंडक्टिंग स्फीयर है लेकिन आइसोलेटेड है. जब भी कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है, चाहे वो हॉलो या सॉलिड हो, अगर उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वो आइसोलेटेड है. ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बोला था इस बात को भी यहाँ भी ध्यान रखना है. तो यहाँ क्या होगा कि मान लो ये हमारे पास में स्फीयर है, इसको जब भी चार्ज देंगे सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. इसके रेडियस R है और इस पे चार्ज की तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये पहला केस ले रहा हूं मैं इसमें, जो कि ये क्या है, वैक्यूम में है. तो वैक्यूम में है तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, C इक्वल टू Q बाई V. तो आप देख रहे हो कि कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये इसकी कैपेसिटेंस है. देखो किस बात पर डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट मतलब ये वैक्यूम है तभी तो उस पे है. क्योंकि अगर कुछ और होता है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो उस केस में यहाँ कुछ और होता है, एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ और वैल्यू आती. R देखो इसकी शेप एंड साइज पर डिपेंड कर रहा है ना. हरी बात सुन में. अब आप कहेंगे सर दूसरे कंडक्टर पे कैसे, वो बताएंगे आपको. उसी से तो हम कैपेसिटर की बात करूंगा मैं वहाँ. जब कैपेसिटर की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे देखो इसकी नियर कोई भी कंडक्टर को पास लाते तो कैसे इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट पर जाएंगे. ओके, तो ये तो हुआ. अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करूं तो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना. तो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहाँ होगा,
इलेक्ट्रिक मीडियम होगा आर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यानी इधर जो होगा ये कहाँ तक जा रहा है, ये मीडियम है ना। क्योंकि तो आर है, इस पे चार्ज क्यू है, तो यहाँ जो कैपेसिटेंस ऑफ इस केस में होगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं के है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर भी तो इसी को बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को तो बोलते हैं। इसका मतलब इस केस में सी क्या आ जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, ठीक है। और ये क्या है, या सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो इस बात पे भी डिपेंड करते। अब ये कैसे आया ये बताऊंगा आपको आगे चल के मैं, अभी तो मान लो कि ऐसा कुछ है ना। तो वहाँ जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे वैल्यू आ गई है। अभी तो मैं नहीं ज़्यादा उसमें जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो आज इतना ही करेंगे हम लोग, ओके। मेरी आवाज़ आ रही भाई? हाँ सर। सर हाँ तो ये हो गया। और आप एक्सरसाइज 2 कर लो एडवांस वाले बच्चे, वो मैं अपने हिसाब से आपको डीपीपी पे डिस्कस कर दूंगा। और मेंस वाले डीपीपी कर रहे हैं ना? हाँ सर। और ये सबने एनसीईआरटी तो कर लिया सबने? हाँ सर। अच्छा ठीक है, जी। है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं आपको, ओके। चलिए ठीक है फिर, ओके। ओके सर, थैंक यू। बाय सर।